कूड़ी कुरमुरी एक्चुअली जवाहर जी ने म्यूज़िक किया था इसका। हुँ, देव कोहली जी ने लिखा था और टिप्स म्यूज़िक ने मुझे लॉन्च किया। हुँ, तो मुझे लगा कि ये वो किसी और को सुनने आए थे, टिप्स कंपनी वाले। तो वहाँ उनकी बात बनी नहीं, तो मैं भी वहीं लाइन में लगा हुआ था। क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि आपके ऊपर 3 एल्बम बनती थी, पर साल में एक ही सिंगर लॉन्च करते थे। जी। एक वक्त ऐसा था जब इनका जादू हर तरफ था। साल के 365 डेज ये बिजी रहते थे और देश विदेश तक इनकी जो आवाज थी वो मशहूर थी। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट, फेमस पंजाबी पॉप सिंगर मिस्टर शंकर साहनी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वाला पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी और मैं मच। गीत हूँ। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जहाँ साल के 365 दिन आप बुक्ड रहते थे। हाँ, तो ये म्यूजिकल जर्नी कैसी थी आपकी? मुझे मेरा जन्म जो हुआ है वो एक संगीतकार के घर में हुआ। जी। तो वहीं से संगीत सीखा और संगीत सीखते-सीखते फिर मैं प्रोफ़ेशनल सिंगर बन गया। तो बीच में मैंने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग। तो जी। वो दौर में भी मैं गाने गाता रहा, हुँ, कॉलेज में भी। तो वहाँ से मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिला कॉलेज से। कॉलेज की सपोर्ट के बाद फिर मुझे हौसला बढ़ गया। तो फिर मैं अपना बॉम्बे की कंपनी थी टिप्स म्यूज़िक, उन्होंने मुझे लॉन्च किया। जी। तो फिर चलता रहा। सर जैसे आपने कहा कि आप एक म्यूज़िकल घराने से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन आपके फ़ादर चाहते थे कि आप केमिकल इंजीनियरिंग करें, आप इंजीनियर बने और आपने अकॉर्डिंग टू योर फ़ादर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी लिया। लेकिन ये कैसे हुआ कि आपके फ़ादर खुद एक म्यूज़िकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते और आप वो चाहते थे इंजीनियर बनाना? एक्चुअली ही वर थिंकिंग ऑन द जॉब ऑप्शंस कम हुँ, थे ओके। कि जॉब नहीं होती कि उनके पास तो जॉब थी कॉलेज में, वो प्रोफेसर थे, एचओडी थे। जी। तो सोचा से जॉब कहाँ, जॉब तो है ही नहीं म्यूज़िक में, तो फिर क्या करोगे? हुँ, तो ऐसे शो वो तो इतने होते नहीं थे। शो तो 20 साल से 25 साल से होने शुरू हुए, तब जी, नहीं थे, जी। 30-35 साल जी। पहले। आपको किससे इंस्पिरेशन मिली? किसने इंस्पायर किया? कहाँ किसको सुना था कि आपको लगा कि अब तो मुझे बस आगे बढ़ना है म्यूज़िक में ही? नहीं, मुझे एक्चुअली घर में एक तो ये रिस्पेक्ट बहुत मिलती थी मेरे फ़ादर साहब को म्यूज़िक में, एक बहुत ज़्यादा सब जी, लोग लाइक करते थे उनको और गाते बहुत अच्छा थे वो, हमें भी अच्छा लगता था जी, और जहाँ भी हम जाते थे तो फ़ादर के नाम से जाने जाते थे। फिर मैं जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो मैंने गिटार बजानी शुरू की। जी, तो गिटार बजानी शुरू की तो फिर फिर गज़लों का दौर आ गया एकदम। तो जगजीत सिंह, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब इनके सुनने लग पड़े, नुसरत साहब को। तो फिर गिटार के साथ ही मैं इनको प्ले करता था। हुँ, आशा भोसले जी को बहुत सुनता था मैं। तो ये सारे दिग्गज जो थे, जी, ये सब और हमारे घर में थोड़ा क्लासिकल का माहौल था, क्लासिकल म्यूज़िक था। ये लाइट म्यूज़िक जैसे हम गाते हैं वैसा नहीं था। तो क्लासिकल की तालीम फैमिली से मिली और डैडी ने लेके जाते थे, जैसे ये रेडियो स्टेशन है यहाँ पे ले गए डैडी मुझे, वहाँ ले गए। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, मुझे लगता है कि बाकी लक होता है, पर पेरेंट्स का रोल भी होता है कि लेके जाएँ। तो फादर चाहते थे कि मैं इसको इस लाइन में ना डालूँ क्योंकि इसमें जॉब ही नहीं जी। है। जॉब जी, एक टीचर की जॉब ही है ना, और कोई जॉब जी, तो नहीं। जी। आप स्टूडेंट कैसे थे? मैं स्टूडेंट में इतना वो नहीं था कि फर्स्ट आना है, हुँ। पर मैं फर्स्ट ही आता था। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद फिर बिगड़ गया। जी, जी, फिर वहाँ जाके पढ़ाई-वढ़ाई बंद हो गई जी, और फिर मैं गिटारिस्ट, फुल टाइम गिटारिस्ट बन गया, स्टूडियो में जाता था। 500 एल्बम में मैंने गिटार बजाई जी, और कॉलेज कम रहता था। कॉलेज के बाद सीधा इंजीनियरिंग करने के बाद मैं चला जाता जी, स्टूडियो और रात को 2-3 बजे तक स्टूडियो रहता। जी। मतलब बहुत काम किया है, बहुत बहुत काम रियाज़ किया किया है। है। रियाज़ नहीं, बल्कि प्रोफेशनल था। जी, प्रोफेशनल गिटारिस्ट था जी, कॉलेज में। जी। सर आप बात करेंगे आपके उस गाने की जिस गाने ने आपको रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हाँ, 2000 में आपका गाना आता है कुड़ी हाँ जी, कुरमुरी। हाँ ये जी। गाना, इससे जुड़ी हुई सारी यादें आज हम ज़रूर आपसे हाँ, बात हाँ। करना चाहेंगे इस बारे में। कूड़ी कुरमुरी एक्चुअली जवाहर जी ने म्यूज़िक किया था इसका। हुँ, देव कोहली जी ने लिखा था और
टिप्स म्यूज़िक ने मुझे लॉन्च किया, तो मुझे लगा कि ये वो किसी और को सुनने आए थे, टिप्स कंपनी वाले। तो वहाँ उनकी बात बनी नहीं, तो मैं भी वहीं लाइन में लगा हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में ये होता था कि आपके ऊपर 3 एल्बम बनती थी ये, पर साल में एक ही सिंगर लॉन्च करते थे, जी। और आप करोड़ों रुपए लगाते थे। देते नहीं थे सिंगर को, मगर लगाते थे, मगर वो एस्टेब्लिश कर देते थे आपको जी। कि आपके ऊपर ऐड बहुत देनी है। तो पैसे बहुत लगा के तो उन्होंने मुझे स्टार बनाया। तो फिर वो पहला कुड़ी कुरमुरी गाना आया, तो फिर यारी यारी गाना आया, तो रातों रात मुझे काम मिलने लग पड़ा। जी। पर इतना काम नहीं मिला जितना मुझे उम्मीद थी, क्योंकि पॉपुलैरिटी एक चीज़ होती है और काम मिलना दूसरी चीज़ होती है। तो तब मैं जॉब भी कर रहा था, कैसे केमिकल इंजीनियर बन चुका था, जी। जॉब भी कर रहा था और साइड में ये जॉब कर चुका था, ख़त्म कर ली थी, और म्यूज़िक शुरू हुआ था। फिर जब उसके बाद टी सीरीज़ के क्या और मैं शिफ्ट कर गया, उसमें और गाने आए, तो फिर जब 5-6 गाने आ गए मेरे, तो फिर उसके बाद बहुत काम हुआ। जी। सोचा था आपने जब आप ये गाने गा रहे थे कि आगे जाकर मुझे लोग इतना सुनेंगे, मुझे इतना प्यार मिलेगा? नहीं, एक्चुअली उस समय ये होता था कि अगर आपको साइन कर लिया तो आप हिट ही हो, पर साइन ही कोई नहीं करता था। क्योंकि एक्चुअली आर्टिस्ट ही बहुत है हिंदुस्तान में, आबादी देखो 100 करोड़ की आबादी है, और साल में एक सिंगर लॉन्च करना था। हर कंपनी का ये टारगेट था, एक ही सिंगर लॉन्च करेंगे एक साल में। अब एक साल में एक सिंगर, क्योंकि वो भी ठीक थे कि वो उनका पैसा बहुत लगता था, करोड़ों में पैसा लगाते थे, जी। क्योंकि जितने भी छोटी मूवी बन जाती उतने में सिंगर लॉन्च करते थे। तो वो एक वक्त था, सीडी का ज़माना था। जी। तो जितना लगाते थे वो उससे उतनी सीडी डबल बिक जाती थी, तो डबल प्रॉफिट होता था कंपनी को। जी। तो उसके बाद जब साइन हो गया तो लगता था कि अब तो पॉपुलर हो ही गए, जब साइन ही हो गए तो गाना चलेगा ही। जी। और मैं बचपन से गा ही रहा हूँ, तो म्यूज़िक की सेंस फैमिली से थी, और कमर्शियल टाइप के गाने कॉलेज में लोगों ने बच्चों ने सिखाई दिए, क्लास फेलोज ने कैसे गाने हैं। जी। तो ज़्यादा मैं नॉन क्लासिकल ही गाया, और इसमें सारा जो श्रेय जाता है वो हमारी कंपनीज को, जो म्यूजिक डायरेक्टर को, राइटर को, ईश्वर को, पेरेंट्स को, सबको जाता है। जी। इस गाने की कुछ लाइन तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आपसे, कुड़ी कुरमुरी। ओ कुड़िया एक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जीणू वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमुरी, मिंटां विच ओह लुट के ले गई दिल दा मेरे खजाना, यार कुड़ी कुरमुरी, हाय ओहे यार कुड़ी कुरमुरी, हाय ओहे यार कुड़ी कुरमुरी, खट्टी मीठी खट्टी अंगूर का दाना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो मुझे सरोज खान जी थे, अब दुनिया में नहीं रहे, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्होंने मुझे ये इसके स्टेप्स सिखाए जी। कि ऐसे बोलना, कुड़ी कुरमुरी, ये करना। जी। सर, कितना डिफिकल्ट होता है जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो म्यूजिक में इतना आगे है, म्यूजिकल घराने से जब आप बिलोंग करते हैं, कितना डिफिकल्ट होता है उस मुकाम तक पहुंचाना या म्यूजिक में उतना नाम कमाना? नहीं, एक्चुअली क्या, नाम कमाना तो मुझे लगता है कि ये सब लक फैक्टर है, इसमें गाने का कोई रोल नहीं है। जी। अगर आप सोचो कि आप बहुत अच्छा गाते हो तो आप स्टार बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा गाते हो तो आपको 4 बंदे सुनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 लाख भी सुने, 4 करोड़ भी सुने, ज़रूर आपके कॉलेज के फ्रेंड्स भी आपको सुन के क्लैपिंग कर सकते हैं। ये तो लक फैक्टर है, इसमें कोई भी आपकी टैलेंट की वैल्यू नहीं है। ओके। इस लाइन में जी। इस लाइन में सिर्फ लक फैक्टर है। आपको, अगर आप लकी हो तो आपको उस तरह के लोग मिल जाएंगे जो आपसे गवा लेंगे, आपको पॉपुलर कर देंगे। अगर आप लकी नहीं हो तो आपको उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। आप 1 साल चलोगे, 2 साल चलोगे। अब जैसे हम इतने सब, मैं 20-25 साल से मैं गा रहा हूँ, और पिछले साल से अगला साल मेरा अगर मैं देखूँ तो फाइनेंशियली अच्छा ही होता है। तो ये तभी होता है जब आपको ऑडियंस प्यार करती है, जब ईश्वर चाहता है। अगर कोई इंसान बीमारी हो जाए तो वो क्या गाना गाएगा? अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए तो आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे, आप क्या गाना गाओगे? तो ऐसी तो कोई चांस ही नहीं है कि आप बिना लग के गा लो। ये सारा गाने का काम, एक्टिंग का काम,
पेंटिंग, मगर टोटल फाइन आर्ट्स, ये सारा मुकद्दर पे है। इसमें आपको अच्छी स्टोरी मिलना, आपको अच्छा गाना मिलना, आपको गाने का अच्छा म्यूज़िक मिलना, आपको अच्छा वीडियो मिलना, आपको कोरियोग्राफर मिलना, ये सारी टीम कहाँ से इकट्ठी होकर आ जाती है जब अच्छा वक्त आता है। और जब बुरा वक्त होगा तो आपको कुछ हल्की सी टीम मिल जाएगी जो पहले दिन से फ्लॉप ही गाना मिलेगा। जी। तो ये तो टोटली ही लक के ऊपर, ये लाइन है, खास तौर पे ये लाइन, क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि आपने दुकान खोल लिया जी, 100 रुपये का सामान डाला है तो आपको भी 20% 25% प्रॉफिट है इसमें कंफर्म। जी। इसमें ऐसा नहीं। लाइफ में कभी कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ है कि जिसको देखकर आप शॉक्ड हो गए होंगे, कोई इतना भी बड़ा फैन हो सकता है? हाँ, ऐसे तो होते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं जी। तो कोई अपने कपड़ों पे साइन करा लेता है, कोई पर्स पे करा लेता है, महंगे महंगे पर्सों पे, तो इस तरह भी कई कुछ और भी होता है। तो ऐसी ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जी। तो ये तो होता रहेगा। तो मुझे तो ये इन चीज़ों से ऊपर उठ के और अपनी अगली सॉन्ग की तैयारी करनी चाहिए, बजाय के भी फंसे रहे। चलिए, आपने अगले सॉन्ग की बात कर ली है, तो क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है आपका? मुझे लगता है हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो ज़रूर जानना चाहते हैं, क्या लेकर आ रहे हैं आप कुछ नया? नहीं, हम तो हर 1-2 महीने में कोई ना कोई एल्बम निकालते हैं, जी। और स्पिरिचुअल गाने भी निकालता हूँ मैं, और पंजाबी भी, हरियाणवी भी, तो हर तरह के अभी मैं 2 गाने मेरे पंजाबी रेडी हैं, उसका वीडियो शूट करना है हमने। जी। सो उम्मीद है कि हम नेक्स्ट मंथ उसका वीडियो शूट करेंगे और फिर आप सुनेंगे उसका। आपने बात कर ही ली है स्पिरिचुअल की, तो ये जर्नी के बारे में भी ज़रूर जानूंगी कि कैसे एक पंजाबी पॉप सिंगर स्पिरिचुअल में ढल जाता है, लगाव हो जाता है। ये लगाव कैसे हुआ आपको? नहीं, लगाव तो देखो, सारे जितने भी सारी दुनिया है, जितनी भी दुनिया सारी है, ये सारी स्पिरिचुअल है, और कुछ दिखाते हैं कुछ नहीं दिखाते, होते हैं सारे स्पिरिचुअल ही हैं। जी। जब भी उनको परेशानी आती है तो हे भगवान ही करते हैं वो, तो हे पढ़ाई नहीं, अपनी पढ़ाई को याद नहीं करते जो पढ़ाई की हुई है, जी। ऊपर वाले को याद करते हैं, बचाओ प्रभु। तो मुझे तो लगता है 99% लोग जो हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, जी। बताते नहीं हैं। और मेरे जीवन में एक बार बहुत परेशानी आई, तो 15-20 साल पहले तो मैंने, किसी ने मुझे बोला कि प्रॉब्लम क्या है, मैं कहा मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, सारी जितनी प्रॉब्लम दुनिया में बनी है सारी मेरे पास हैं। जी। तो यू नेम द प्रॉब्लम आई हैव इट। जी। तो मैंने कहा तो आप तो फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए। तो मैंने वो करवाया, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तो फिर मैंने उसकी सीडी लेने गया बाज़ार में, तो वो मिली नहीं, कह रहे बनी नहीं है इसकी दुनिया में। जी। तो फिर मैंने बनाई, तो अभी उसके करीबन 50 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं जी। यूट्यूब पर, जी। 500 मिलियन तो यूट्यूब पर ही, कई जगह डाला मैंने यूट्यूब पर। टोटल मिला के अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म देखे जाएं तो 1 बिलियन, 100 करोड़। तो वो रोज़ का मेरे करीबन सारे गाने मिला के जितने मेरे हैं 1 मिलियन व्यू पर डे आते हैं मेरे यूट्यूब पर। जी। तो ये अपने आप में एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है बिल्कुल। कि हमें एक बंदा नहीं सुनता था कॉलेज में, और फिर कॉलेज के दोस्तों ने मुझे उठा के स्टेज पे चढ़ा दिया, तो 100 बंदे सुनने लग पड़े। वहाँ टीवी वाले घूम रहे थे तो वो टीवी स्टेशन ले गए, तो जी। लाख लोग सुनने लग पड़े, अब करोड़ों सुनते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सारा ऊपर वाले से ही काम होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जी। आप जहाँ एक तरफ पॉप सॉन्ग्स गा रहे थे, वहाँ जब आप स्पिरिचुअल गानों की तरफ रुख करते हैं तो कुछ मुश्किलें आई थी बीच में? नहीं, एक्चुअली जो क्लासिकल म्यूज़िक की बैकग्राउंड थी वो काम बड़ी आती है। जब आप जैसे मैं अभी आशा जी, लता जी को सुन के हम बड़े हुए हैं, जी। तो अगर हम उनके फुट स्टेप पे भी चलें, उन्होंने भी धार्मिक गाने भी गाए हैं, लव सॉन्ग भी गाए हैं, कैबरे नंबर भी गाए हैं, डिस्को सॉन्ग भी गाए हैं। तो उन वही तो हमारे वो देश की सरस्वती हैं, तो वही हैं दोनों, आशा जी, लता जी, हमारे देश की। तो अगर उनको देखा जाए तो बेसिकली अगर आपका बेस क्लासिकल म्यूज़िक है तो आप धार्मिक गा सकते हो, बड़े इजीली गा सकते हो। अगर आपकी भक्ति भी स्ट्रांग है तो आपकी आवाज़ में वो प्रेम झलकेगा, नहीं तो नहीं झलकेगा, नहीं तो फिर वो गाना लगेगा। जी। और अगर आपके मन में ईश्वर है, प्रेम करते हो आप ऊपर वाले से, तो आपको सुनने वाले को अच्छा लगेगा, जी। तो आपको रिपीट मिलेगा स्पिरिचुअल में, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने आशा जी की बात करी है, लता जी की बात करी है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको म्यूजिक में कितने चेंजेस आए? म्यूज़िक में चेंज आता ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे
अब देखो, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर बंदे की अलग स्टेट से बैकग्राउंड है, जी हर बंदे के घर में अलग तरह का माहौल है। तो अगर उसको अपनी टेस्ट का गाना मिलेगा तो वो पहले सुनेगा। जी तो सबसे ऊपर तो रीजनल हो गया। रीजनल इज नंबर वन फॉर दैट पर्सन। रीजनल के पहले उसको रीजनल मिल जाए तो उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए। जी स्पिरिचुअल बंदे को स्पिरिचुअल मिल जाए, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे इतनी आबादी है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहेगा। और पर यही बात है कि जो गाने पहले बनते थे, जो उनमें मेहनत होती थी, मेहनत इतनी होती थी कि जैसे हम लोग गिटार भी बजाते थे अपने टाइम पे कॉलेज में, तो अगर 5 मिनट का गाना है और बीच में सारे इकट्ठे बजा रहे हैं और इकट्ठे ही गा रहे हैं, सारे इकट्ठे बजा रहे हैं, जी और अगर किसी एक ने गलत कर दिया तो गाना दोबारा रिकॉर्ड होगा। जी 100 बंदा बैठा, 100 में से अगर किसी एक ने गलती कर ली तो गाना दोबारा रिकॉर्ड होगा। हाँ जी तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ सिंगर एक एक वर्ड गाता है एक एक वर्ड गाते हैं। जी तो हमें स्टेज पे गाने की इतनी आदत पड़ गई है कि हम तो 4-5 घंटे स्टेज पे गा ही लेते हैं वैसे ही। जी अभी भी मैं प्रोग्राम करके आपके पड़ोस से आ रहा हूँ। जी म्यूजिक में रियाज की क्या इम्पोर्टेंस है? रियाज का आपका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप देखो कि अगर आप बेड पे पड़े हुए हो और टीवी देख रहे हो और यही आपकी रूटीन है, तो एक ना एक दिन आप बीमार हो जाओगे। बिल्कुल अगर आप वॉकिंग चलते फिरते हो तो आप बीमार नहीं होगे। यही गला भी हमारा यही करता है। अगर हम गले को यूज़ करते रहते हैं तो आप 100 साल तक गा सकते हो, जी और अगर आप नहीं करोगे तो आप 40-50 में हवा निकल जाएगी। जी आप सिंगर भी रहे, कंपोजर भी रहे, आपने एज अ एक्टर भी काम किया, तो ये एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्टिंग तो देखो सिंगर करते हैं, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत किए हैं, 300-400 वीडियो किए हैं एल्बम। जी और वीडियो के मुझे बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं, बाहर भी, विदेशों में भी, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, यूएई, तकरीबन हर कंट्री में गए हैं हम शो वो करने, वीडियो भी शूट किए हैं। तो मुझे एक्टिंग तो सिंगर करता ही है जब वो लव सॉन्ग गाता है या कोई भी गाना गाता है। और ज़्यादा मुझे आनंद जो आया संगीत करके, वो आशा जी के लिए करके आया है। जी आशा भोसले जी की एल्बम का मैंने संगीत किया, तो मैंने आशा जी को बोला कि दीदी आपके साथ गाना है। तो वो कह रही है अब तो मैं गाती नहीं, बहुत कम गाती हूँ, कोई खास ही मिले तो गाती हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी चूजी। जी तो मैंने तो कहा कि मैं तो जी आमने सामने फ़ोटो लगवा के ऐसे एल्बम बनाना चाहता हूँ। जी तो वो सरस्वती है हमारे देश की और दयालु बहुत हैं। फिर उन्होंने हाँ कर दी, और फिर वो गाना मैं सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल सूफी नुमा था, जी अपने देव ऋषि जी का लिखा हुआ था, और मैंने संगीत किया था और डुएट साथ गाया था। हो वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, ओ वारी जावा इश्के। तो ये क्या ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में हमें जी बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला। क्या बात तो ये आशा जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरे साथ गाने को हाँ किया। जी और आशा जी ने एल्बम मेरे साथ बहुत कम किए होंगे। गुलाम अली साहब के साथ की थी उन्होंने गज़लों की एल्बम, बहुत साल पहले जब हम छोटे स्कूल में थे, तो उसके बाद उसने ये की। जी तो ये किस्मत की बात है, जी ये इसमें गायकी का कोई रोल नहीं है, किस्मत है। जी सूफी भी आपने गाए हैं, आपने पॉप भी गाया है, आपने डिवोशनल भी गाए हैं, सबसे ज्यादा मजा कौन से गाने का करा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गाना गाना ही है। हर गाना आपके आपके बच्चों की तरह होता है। तो कोई ऐसे नहीं है कि किसी के 12 बच्चे हैं तो कोई बच्चा ज़्यादा पसंद नहीं है, सब कुछ ज़्यादा। ये तो गाने तो आपको ये होता है कि आप किस माहौल में बैठे हो। अब हैप्पी बर्थडे का गाना है तो वहाँ हैप्पी बर्थडे का ही चलेगा। जी तो जहाँ
शादी के माहौल है तो वहाँ शादी के गाने चलेंगे, मेहंदी की रस्म है तो मेहंदी, और स्पिरिचुअल माहौल है तो स्पिरिचुअल चलेगा, गज़लों का माहौल है तो गज़ल चलेगी। तो ये अलग अलग मूड के अलग अलग गाने हैं। तो बस सुर साथ होने चाहिए और उसमें आप रम जाओ, संगीत में रम जाओ। तो कोई ऐसी ऐसी बात नहीं कि इसी चीज़ में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे हर चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। और एनीवे जो हमारी जो सोल है वो ईश्वर से कनेक्टेड है, तो स्पिरिचुअलिज्म सबको ही अच्छा लगता है, वो तो जी। हर इंसान को अच्छा लगता सुकून देता है। हाँ, सुकून इसलिए कि जो हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट आप संगीत से ले सकते हो, वो मेडिटेशन से ले सकते हो। तो मेडिटेशन अगर आपको नहीं करनी आती तो आप, अगर हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 स्वर हैं, तो हमारे चक्रास भी अलाइन कर सकता है संगीत बाय सिंगिंग। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ऐसी बातें मैं बहुत जी। करता हूँ स्पिरिचुअल, पर अब मेरा बातचीत किसी और जी, टॉपिक में चल रही है जी। नहीं तो मैं स्पिरिचुअल टॉपिक में बहुत खुश रहता हूँ। जी। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने अभी ये बात कही है और मुझे लगता है ये बहुत गहरी बात है। स्पिरिचुअल क्या है आपके लिए? क्या है? क्या सोचते हैं आप इस वर्ड को लेकर? स्पिरिचुअल मीन्स दैट डिफरेंट रिलीजन इज, टू बी रिलीजियस इज डिफरेंट थिंग। हुँ, हम रिचुअल्स में चले जाएं कुछ है, बट हमारा जो अल्टीमेटली एम है, इंसान की जो हमें बॉडी मिली है वो हमें एक इसको यूज़ कर, जैसे हम कार में बैठ के मैं आपके ऑफिस तक आया हूँ, तो यहीं तक आने के लिए कार मिली है मुझे, ऐसे हमारी बॉडी जो है वो हमें स्पिरिचुअल अटेनमेंट और गॉड रियलाइजेशंस के लिए बनी है जी। कि हम ये जो बॉडी वहाँ तक यूज़ करनी है हमें गॉड रियलाइजेशन तक, उसके फैमिली रियलाइजेशन तक और फ्रेंड रियलाइजेशन तक नहीं, मटीरियलिस्टिक रियलाइजेशन तक नहीं करनी। जी, ये तो आपको पिछले जन्म के हिसाब से मिलता चला जाएगा सिस्टम, दुख और सुख। जी। बॉडी तो हमारी एक तरह से कार है जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगी, तो इस बॉडी को ज़्यादा सीरियस मत लो, इसको रगड़ो, अच्छे से काम कराओ इससे क्या बात है, क्या बात है। सर आपने एक बात कही है कहीं पर कि अगर ऊपर वाला टैलेंट देता है तो काम भी दे वरना टैलेंट भी ना दे। तो हाँ, ये क्यों कहा आपने? मैं चंडीगढ़ में था तो मेरे पास बहुत टैलेंट था, मुझे लगता था, मैं 16-17 साल का था कि मुझे लगता था यार मुझसे ज़्यादा कोई टैलेंटेड है नहीं, तो लोगों को काम मिल जा रहा, मुझे काम काम नहीं मिल रहा। तो जी। फिर मैंने ये, तो वहाँ मेरा एक साथ लड़का था, हुँ, तो उसको मैंने ये बात बताई, मैंने कहा यार इतना टैलेंट है, वो काम है नहीं हमारे पास। तो हम इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, वो लड़का लॉ कर रहा था, कोजी साहब। हुँ, तो उन्होंने भी एक गज़ल लिखी इस पे कॉलेज में, जी, तो वो सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी, हर कोई तो ढूंढता है बस जरा सी जिंदगी, इस शहर में किससे मांगे हम जरा सी जिंदगी। तो तब मैंने एक लाइन लिखी थी, जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होंगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। तो मैंने कॉलेज में लिखा था, फिर अभी पिक्चर बन रही थी एक बॉलीवुड की, हुँ, फिर मैंने वो शान जो सिंगर है मेरे दोस्त हैं उनसे गवाया ये गाना जी, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जी, तो कॉलेज का लिखा हुआ गाना वहाँ काम आया। जी। तो एक दिन पूरी हो जाती है, आपको अंदर फायर होनी चाहिए, जो फायर मरने ना दो, मर जाती है जब जब वो लोगों को लगता है ना कि बैड फेज आ गया, तो वो लोग चेंज हो जाते हैं, वो दुनिया के प्रति वो नेगेटिव हो जाते हैं कि यार मेरा तो किसी ने साथ दिया, मैं भी नहीं दूंगा। उनको ये नहीं पता कि ये तुम्हारे किए कराया जो तुम्हारा टाइम खराब कोई पुराना पाप आगे बैठ गया, दुनिया को मत दोष दो। जी, तो दुनिया से तो और प्रेम बढ़ जाना चाहिए। जी। तो बुरा वक्त इसलिए आता है कि अच्छा आने वाला है, हुँ, तो बैड टाइम को तो खुशी खुशी देखना चाहिए कि गुड टाइम इज गोइंग टू कम। जी। और
और मिला तो फिर ऐसा मिला कि साल के 365 दिन नहीं, हम बिजी बहुत बिजी एक्चुअली जब इंसान बिजी होता है तो वो क्रिएटिव कम हो जाता है, उल्टा ओके फिर दुकानदार हो जाता है। तो वो भी अपना मजा है लाइफ का। सर कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, कहाँ तक की उड़ान भरना चाहते हैं, क्या है आपका वो गोल? देखो, मैं मेरा तो सबसे पहला और सबसे आखिरी जो है कि मैं संगीत लाइन में आ गया, तो ये मैं इतना ही काफ़ी, मेरे लिए तो बहुत था, इतना ही काफ़ी था कि मेरा एक गाना आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन था और मैं जिस भी स्टूडियो में जाता था वो कह रहे अरे तुम में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। और तकरीबन सबको यही सुनने को मिलता होगा, हर सिंगर को जब वो पहली बार जाता है भी वो वाली वो बात नहीं है। तो ऐसा इतने धक्के खाने के बाद लगा था कि एक भी गाना नहीं आएगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों कहते, तुम में वो बात नहीं है, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। तो कह रहे हैं हम सबको यही कहते हैं क्योंकि हमारे पास इतना है ही नहीं, इतने आर्टिस्ट रखने की जगह ही नहीं है। तो क्योंकि वो जो सुनने वाले होते हैं वो म्यूजिकल तो होते नहीं, वो तो मार्केटिंग के लोग होते हैं, कंपनी के जो लोग होते हैं वो मार्केटिंग के लोग होते हैं। तो उनको संगीत का इतना इल्म हो चाहे ना हो, तो पर उनको यही लाइन पक्का पता होती है कि आप में वो बात नहीं है, ताकि रिजेक्ट तो करना, इतने सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट बहुत लगता था तब। तो अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको किसी इंसान को कोई कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अपना गाना गाओ, गिटार पकड़ो, यूट्यूब पे बनाओ, चल गया तो पैसे ही पैसे, नहीं चले तो अगला चल जाएगा, पर चलेगा तो जरूर, क्योंकि जब आप कुछ और कर ही नहीं रहे तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। तो इसलिए अब तो बहुत अच्छा सिस्टम है, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस्टेब्लिश जिसने होना है, जिसके मुकद्दर में है, वो होगा ही होगा। पर फिर भी मैं सबको ये कहूँगा, इस लाइन में आने से पहले आप एक साइड बिजनेस ज़रूर करें। जैसे मैं इंजीनियरिंग करते करते गाना गा रहा था, तो गाने चल गए तो वो छोड़ दी। तो ऐसे एक साइड में कुछ ना कुछ करते रहें, टोटली डिपेंड ना करें। जैसे आपने कहा कि साइड बिजनेस भी ज़रूरी है, तो क्या पैशन और प्रोफेशन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है? नहीं, अगर आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन बन जाए, फिर तो आप 24 घंटे काम ही कर रहे हो। फिर तो आपको बहुत अच्छा, आप बहुत लकी हो अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है। तो वही तो कह रहा हूँ कि जब तक वो प्रोफेशन नहीं बनता तो घर चलाने के लिए कुछ तो करता रहें, कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि या तो फिर सारी उम्र सिंगल ही रहो, शादी वादी मत करो, क्योंकि शादी करोगे तो फिर आपको हनीमून पे भी खर्चा होगा और ड्रेसेस पे भी खर्चा होगा और बच्चों पे भी खर्चा होगा। जी। जो नए आर्टिस्ट हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनको तो बहुत अच्छा है कि वो अपना एक अच्छे सिंगर के साथ अगर मौका मिले जी। तो स्टेज में कोरस करें, पीछे जाके जैसे कोरस सिंगर के साथ करते हैं, ऐसा मौका मिल जाए तो 2-3 साल अगर लगा ले तो फिर उनको उम्र भर की रोटियां हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है जी। क्योंकि अगर आपने किसी सिंगर के साथ 1-2 साल काम कर लिया तो आप समझ जाओगे कि ये करता क्या है, कैसे करता है। तो ऐसे बहुत अच्छा मौका है ये। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिल्मी गाने तो गाओ मत आप अपना गाना जब तक आपका नहीं कोई पॉपुलर होगा तब तक आपकी वो नहीं होगा, नाम अमर नहीं होगा, या आपको लोग एंड तक नहीं सुनेंगे, आपके जाने के बाद नहीं सुनेंगे। जी। आपको वो सोचना है कि मैंने आप फिल्मी गाने नहीं गाने या किसी के गाए हुए गाने नहीं गाने। अगर आप फिल्मी गाने गाओगे तो आप जैसे सारेगामापा ऐसे होते हैं उसमें फिल्मी गाने गाते रहते हैं एक दूसरे के, तो वो उन्हीं सिंगर्स जिनके गाने गाते हैं उन्हीं सिंगर्स को आप प्रमोट कर रहे हो, खुद नहीं प्रमोट हो रहे, आप 2-3 साल में फिर गायब हो जाते हो। तो अगर आप अपना गाना कोई हिट हो जाए, आपका अपना लिखा हुआ, अपना कंपोज किया हो, तो आपको उम्र भर रिस्पेक्ट मिलेगी, पहचान मिलनी जरूरी है। पहचान तभी मिलेगी जब आपका अपना गाना होगा जो किसी ने पहले नहीं गाया होगा। सर रेडियो महारानी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव ऑफिस बनाया है उन्होंने, और लोग बहुत अच्छे कर्टियस हैं, और मैं डीजे मोनिक का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अंकित जी से मिलाया और यहाँ पे इनके ओनर से मिलाया और आप सबसे मिलाया, तो सबसे ऊपर हमारी ऑडियंस से मिलाया।
तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जीवन में भी जो जो मैंने पॉइंट बताए ज़रूर उतारें, क्योंकि जो चीज़ें हमने बहुत साल लगा के सीखी हैं वो मैंने आपको 2-4-10 मिनट में बता दी हैं कि ऐसे ऐसे आप करें तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। आप अपना पूरा टाइम इसमें ऑनलाइन में जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इस समय उधर लगाएं और किसी ना किसी सिंगर के साथ काम करें, और किसी भी प्रोफेशन में आप मुरादें आपकी सबकी पूरी होती हैं, हर बंदे का टाइम आता है। क्या बात है सर, आपसे बात करके लिटरली बहुत मज़ा आया, और जो आपका प्यार है, जो लगाव है स्पिरिचुअल के लिए, वो बहुत अलग है, और बहुत Thank you. डीप बातें भी करते हैं आप। मुझे लगता है अगर हम इस पर बातें करेंगे तो शायद 1-2 घंटे बहुत कम है। ज़रूर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाई। थैंक यू वंस अगेन। और लिसनर्स और व्यूवर्स, आप सुनते रहे, देखते रहे रेडियो महारानी 9.6